स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे आयनन एंथैल्पी के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने वो गुणों के जो आवर्तिता थी, तत्वों के गुणों में आवर्तिता, उनमें परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या उसका अध्ययन कर लिया था। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के अंदर है वो हमने प्रभावी नाभिक के आवेश और परमाणु आकार उसका अध्ययन कर लिया था। तो प्रभावी नाभिक के आवेश, जैसे कि मैंने पिछले जो वीडियो थे, दोनों वीडियो थे, उनमें भी बताया था कि आपका प्रभावी नाभिक के आवेश इंपोर्टेंट रहेगा। तो आगे भी अभी हम जो गुणों में आवर्तिता पढ़ेंगे वहां पर भी आपका सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? प्रभावी नाभिक के आवेश आएगा, मतलब जेड इफेक्टिव काम आएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है। तो देखो, आयनन एंथैल्पी, अब देखो इसको आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा भी बोल सकते हो, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। अब देखो ये क्या होती है आयनन एंथैल्पी या आयनिक जो ऊर्जा है। परिभाषा लिखता हूं मैं, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये हो गई आपकी जो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा उसकी परिभाषा। कोई क्या होगी परिभाषा? कोई भी आपके पास में एक उदासीन गैसीय परमाणु है, तो उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से अगर हम क्या निकालते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो निकालने के लिए जो हमारे को ऊर्जा देनी पड़ेगी भाई, जो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल जैसे सोडियम का, तो सोडियम हमें पता है सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्याग करता है नहीं, तभी इस पर क्या आता है? Na+ आता है ना, तभी आता है Na+ आता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग ऐसे थोड़ी है कि मतलब मान लो ये सोडियम बैठा है और उसके मन में आ गया हाँ मैं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और उसने अपने आप इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ऐसा नहीं होता है वहां पर, ठीक है। होता क्या वहां पर? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको किसी ना किसी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो हम उसको ऊर्जा देते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करता है? जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल में क्या रहती है? आपकी एनर्जी रहती है ना। जैसे धूप आ रही है तो धूप में भी एनर्जी है, तो उसी वजह से वहां पर क्या होता है? वो क्या करते हैं? वहां पर एनर्जी ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा ग्रहण करेंगे अवशोषित करके ही वो क्या कर सकते हैं? वहां पर अवशोषित वहां पर करेंगे, तभी वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा। मतलब हमारे को किसी में से किसी वस्तु को अपने पास में लाना है तो उसको खींचना पड़ता है ना हमारे को। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना है? अगर परमाणु में से निकालना है तो उसको हमारे को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और उसी को ऊर्जा को क्या बोल दिया गया? आयनन ऊर्जा बोल दिया, या आयनन एंथैल्पी बोल दिया। भाई आयनन, भाई आयनन मतलब कोई परमाणु है वो आयनित हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसको बोल दिया कि भाई ये उदासीन परमाणु क्या किया जाता है? जब उदासीन परमाणु को आयनित किया जाता है तो वहां पर जो ऊर्जा काम आती है उसको बोल दिया आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो जो आयनन एंथैल्पी है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी और आगे। आयनन एंथैल्पी का जो मात्रक होता है, मात्रक होता है आपका किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, किलो कैलोरी, के को किलो बोलेंगे, Cl को कैलोरी और पर मोल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये आपकी बुक है उसके अंदर आए हुए हैं यहाँ पर किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है। तो ये आपको आयनन एंथैल्पी का मात्रक भी आपको याद है, वो आपको रखना है, ठीक है। इसका कोई न्यूमेरिकल तो नहीं बनता, फिर भी ये मतलब आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि भाई ये आयनन एंथैल्पी का मात्रक क्या होता है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन एंथैल्पी है जो आयनन एंथैल्पी में हम क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, ठीक है। ऊर्जा देते हैं, क्या करते हैं? ऊर्जा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो आयनन एंथैल्पी है, या ऐसे समझो कि आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। यह कारण आपको है वो ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। मात्रक ये हो गया और आयनन एंथैल्पी है उसका मान हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। ये कुछ एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों होता है, किस लिए होता है, मात्रक ये क्यों है, वो क्यों है,
ठीक है, उनका कारण तो है लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो हम उतना डिटेल से यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये आयनन एंथैल्पी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी का हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से क्या होती है। देखो आपके पास मान लो एक उदासीन परमाणु है, ठीक है, क्या है, एक उदासीन परमाणु है, उसको आपने क्या दी, ये गैसीय अवस्था में, तो उदासीन परमाणु को आपने क्या दी, ऊर्जा दी, ठीक है, ऊर्जा दी आपने, निष्कासित थोड़ी हुई, ऊर्जा दी ना आपने। और जब भी हम किसी को देते हैं, ठीक है, या ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर जो भी चीज होती है वो किस साइड में लिखी जाती है, तीर के निशान की साइड में लिखी जाती है। इसका मतलब आयनन एंथैल्पी है उस साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि आयनन एंथैल्पी क्या है, आयनन एंथैल्पी ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो किसी के बाह्यतम कोश को दी जाती है और वहां से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है। तो इसका मतलब उदासीन परमाणु और प्लस यहाँ पर क्या आएगी, आयनन एंथैल्पी आएगी, क्या आएगी, आयनन एंथैल्पी। और ये आयनन एंथैल्पी जैसे इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका उदासीन परमाणु किसमें बन जाएगा, किसी आयन में बन जाएगा। तो ये आयन, ठीक है, परमाणु आयन, और प्लस का एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम आपका उदासीन परमाणु है, इसको जैसे हमने आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी को आयनन एनर्जी, ठीक है, उसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आयनन एंथैल्पी दी, तो जैसे ही हमने इसको आयनन एंथैल्पी दी देते, यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गया आपका Na+ और इसके से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है भाई। पहले तो हम क्या करते थे, सीधा ही क्या करते थे, Na से ये तीर के निशान बनाया, Na+ और इलेक्ट्रॉन, मतलब Na ने क्या किया था, ये सोडियम रहा, ये पहला, ये मतलब ये नाभिक हो गया, पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सोडियम होगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है, लेकिन ये अपना आप है, वो त्याग नहीं सकता है। इसको त्यागने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, किसी ऐसे की आवश्यकता होगी जो क्या कर सके, इसको ऊर्जा दे सके, और ऊर्जा दे सके, इसलिए जैसे इसको ऊर्जा मिलेगी, जैसे इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलती ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी जगह वो क्या आ जाएगी, आपकी ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी उदासीन परमाणु को जब आयनित किया जाता है तो वहां पर हमारे को देनी पड़ती है आयनन एंथैल्पी। सिंपल भाषा में समझना, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, वो मतलब आयनन एंथैल्पी वो देनी पड़ेगी। अब देखो ये तो हो गई आपकी सोडियम के आयनन एंथैल्पी के, सोडियम बन गया आपका Na+ बन गया। अब मान लो सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, जैसे ये वापस बनाता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, जब पहले हमने इसको ऊर्जा दी तो ऊर्जा देने पर क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तब इसको जब पहली बार हमने इसको ऊर्जा दी तब हम इसको बोलेंगे आयनन एंथैल्पी 1, क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी 1। अब क्या करेंगे, अगर हम इसी जो Na+ आयन है इसको फिर से क्या देंगे, अगर Na+ आयन है इसको फिर से ऊर्जा देंगे, कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा देंगे। तो यहाँ पर Na+ को फिर से ऊर्जा दी हमने। अब बताओ Na+ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, Na+ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल चुका है, तो ये तो कोश ही पूरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब Na+ के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, और मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा हमारे को किसको देनी पड़ेगी, जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनमें से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से जैसे हम ऊर्जा देंगे, कौन सी ऊर्जा देंगे, आयनन एंथैल्पी 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Ie2। तो जैसे ही मैं आयनन एंथैल्पी 2 दूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, Na में से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले से ऊपर उसके ऊपर प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो कितना हो जाएगा, Na2+। तो यहाँ पर 2+ आ गया, और प्लस का यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2+ है, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये 1+ तो इसमें पहले से ही था। हमारी वजह से जो समीकरण है उसमें जब हमने आयनन एंथैल्पी 2 दी थी तब हमारा जो 1+ पहले था, और हमारा आयनन एंथैल्पी 2 देने पर 1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके आयनन एंथैल्पी 2। इसी प्रकार से अगर मैं Na+2 को क्या दूं, और तीसरी आयनन एंथैल्पी दूं, तो तीसरी आयनन एंथैल्पी देने पर फिर से क्या होगा भाई, अब Na+2 में कितने आयन बचेंगे, 11 में से 2 घटा दो, कितने बच गए आपके, 9 बच गए। मतलब Na2+ के पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को इसको और देना है, ठीक है, ऊर्जा देनी है, तीसरी ऊर्जा देनी है, तीसरी आयनन एंथैल्पी देनी है। ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी। तो जैसे मैं तीसरी इसको आयनन एंथैल्पी दूंगा तो तीसरी आयनन एंथैल्पी देती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na में से क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब 2+ तो पहले से था, और 1+ और निकल जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3+ आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपने आयनन एंथैल्पी 1, 2, 3 दी, ठीक है।
अब यहाँ पर बताओ कि इसमें से आयनन एंथैल्पी 1, 2 और 3 इनमें से ज्यादा कौन सी होगी, मतलब हम ऊर्जा के वो किसको ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर Na में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तब वहां पर ऊर्जा ज्यादा दी जा रही है, या Na प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तब वहां पर ऊर्जा ज्यादा दी जा रही है, या Na प्लस 3 में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तब वहां पर ऊर्जा ज्यादा दी जा रही है। तो देखो आप कि जैसे ही हमने पढ़ा था पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें देखा था कि जैसे ही क्या होता है किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पर क्या हो जाता है, जो जेड इफेक्टिव मतलब नाभिक का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और परमाणु का जो आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, अब वापस से उसमें क्योंकि परमाणु का आकार छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन अधिक प्रबल बंध से बंध गए, अब उनको निकालने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा है वो ऊर्जा लगानी पड़ेगी। भाई एक तो मान लो कोई एक रस्सी है वो 2 व्यक्ति खींच रहे हैं, एक उनको 3 व्यक्ति खींच रहे हैं, तो 2 वाले को खींचना आसान रहेगा या 3 वाले को खींचना आसान रहेगा, जो दो ने पकड़ रखी उसी को खींचना आसान रहेगा ना, 3 ने पकड़ रखी तो वो ज्यादा मतलब मुश्किल रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, पहले हमारे को क्या था, यहाँ पर जो बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन था, अब वहां पर 3 कोश थे तो प्रभाव कुछ कम था यहाँ पर, लेकिन जैसे यहाँ पर धनायन बना, कल हमने पढ़ा था धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, सदैव छोटा होता है। तो इस वजह से वहां पर क्या होगा, जैसे धनायन बनेगा आकार और छोटा हो जाएगा, किसकी वजह से, प्रभावी नाभिक के आवेश की वजह से। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ गया, इसका मतलब अब हमारे को और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकलती प्रभाव और बढ़ जाएगा नाभिक का, और प्रभाव बढ़ती, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ते यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे को और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर Na+2 है, इसमें जो आयनन एंथैल्पी 3 है वो सबसे अधिक है, फिर उसके बाद में आयनन एंथैल्पी 2, और सबसे कम जो ऊर्जा देनी पड़ी वो है हमारा आयनन एंथैल्पी 1। तो इसका क्रम कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे भाई आयनन एंथैल्पी जो आपकी 3 है वो सबसे ज्यादा है, तो इसको देखो ग्रेटर देन बोलेंगे, ग्रेटर जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो ज्यादा होगा, तो IE3 ग्रेटर देन, फिर क्या होगा IE2, फिर ग्रेटर देन होगा IE1। तो ये कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम हुआ, सबसे पहले बड़ा है उसके बाद में छोटा है, इसका मतलब ये कौन सा क्रम है आपका, घटता हुआ क्रम है। जब भी घटता हुआ क्रम पूछे इसका मतलब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो ये हो गया आयनन एंथैल्पी का सबसे जो मतलब घटता हुआ क्रम। वो कौन सा मतलब कौन सी आयनन एंथैल्पी आपकी कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सीधी सी बात है, जिसको जेड इफेक्टिव पता होगा, प्रभावी नाभिक आवेश पता होगा, वो क्या कर सकता है, यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी है उनके मान यहाँ पर चेक कर सकता है कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी, निकाल सकते हो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना इसके अंदर। ठीक है, जेड इफेक्टिव पता, भाई सीधी सी बात है, धनायन बनेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखा तो वापस जाके देख लो उसको। ठीक है, धनायन बनेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अब जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना परमाणु का आकार छोटा होगा, आकार जितना छोटा होगा हमारे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए यहाँ पर आयनन एंथैल्पी जो 3 थी वो सबसे ज्यादा थी, फिर आयनन एंथैल्पी 2, फिर आयनन एंथैल्पी 1। तो ये इस प्रकार से होगी आपकी आयनन एंथैल्पी, और कौन सी आयनन एंथैल्पी ज्यादा हुई वो आपने यहाँ पर देख ली। अब देखो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया भाई आयनन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी की मात्रा क्या होगा, आयनन एंथैल्पी की जो मतलब मात्रा के वो क्या होगा, मान क्या होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम यही करते हैं भाई, जैसे हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी तो पहले हमने पढ़ा था भाई परमाणु त्रिज्या होती क्या है, फिर आयनिक त्रिज्या पढ़ी तो हमने देखा पहले आयनिक त्रिज्या क्या होती है, उसी प्रकार से आयनन एंथैल्पी पढ़ी तो हमने देखा आयनन एंथैल्पी क्या है। अब उसके बाद में हमने सबने क्या पढ़ा था कि भाई ये जो हमने आयनन एंथैल्पी या पढ़ी है ये जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखो आयनन एंथैल्पी में जो आयनन एंथैल्पी है वो आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो जिसने जो पीछे वाले वीडियो लेक्चर अगर अच्छे ढंग से देखे हैं तो वहां पर क्या होगा, ये जो भी मतलब मैं आपको पूछूंगा वो उसका आंसर आप फटाफट आसानी से दे पाओगे। ठीक है, पढ़ा ना, देखा ना सबने, हैं या नहीं देखते हो वैसे ही हैं, 2 मिनट देख लिया क्या ऐसे ही कर रहे हैं, तो आपको ये वो क्या करना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आवर्त सारणी में या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी अब बताओ मेरे को यहाँ पर क्या आएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब ये मान लो आपकी आवर्त सारणी है। ठीक है, टेम्परेचर बना रहा हूं मैं, ये आपकी आवर्त सारणी है, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तब आपकी आयनन एंथैल्पी है वो बढ़ेगी घटेगी।
अब कैसे पता चलेगा आपको आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी, कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसके लिए जेड इफेक्टिव कम होगा, तभी तो आकार बड़ा हुआ। भाई ये तो बोल सकते हो कि जिसका आकार बड़ा उसका जेड इफेक्टिव कम, या जिसका जेड इफेक्टिव कम उसका आकार बड़ा, बात तो एक है ना यहाँ पर। तो जिसका आकार बड़ा होगा उसके लिए जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर बंध से बंधा होगा, कमजोर जो आपका बल होगा उससे बंधा होगा। इसका मतलब जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, और आसानी से निकालने का मतलब हमारे को कम ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी। भाई कोई मेहनत ज्यादा करते हैं तो ऊर्जा ज्यादा खपत होती है कि नहीं होती है, लेकिन मेहनत कम करते हैं तो ऊर्जा कम खपत होती है। तो जिसका आकार बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। और जिसका आकार छोटा होगा उसमें क्या होगा, हमारे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो और जो आपका आवर्त सारणी उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, कोषों की संख्या भी बढ़ती है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन कोषों की संख्या तेजी से बढ़ती है, इसलिए परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इसका मतलब परमाणु आकार बढ़ता है। तो आयनन एंथैल्पी कैसे चेंज होगी, सबसे यहाँ पर वर्ग में आकार कैसे, यहाँ पर सबसे छोटा, फिर यहाँ पर उससे बड़ा, इस ऊपर वाले से बड़ा, फिर सबसे नीचे वो क्या सबसे बड़ा। तो आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगी, जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा है। इसका मतलब आयनन एंथैल्पी है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, सबसे कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकार बड़ा है और यहाँ पर आकार छोटा है, इसलिए यहाँ पर इसको ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, और इसको क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, क्योंकि नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोश पर क्या है, कम है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी है वो आपकी क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। रेक्टिफिकेशन करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, गुणों में आवर्तिता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप रेक्टिफिकेशन करोगे तो भूल जाओगे। क्या रेक्टिफिकेशन करोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है घटती है, ठीक है। क्या करोगे, मान लो आपने अभी हम जो आवर्त पढ़ेंगे फिर थोड़े से कंफ्यूज हो, बस यहाँ पर तो एक नाम का बढ़ता लिख दिया तो ये पूरी लाइन मतलब आपकी वो गलत होगी। अब ये अगर एग्जामिनर जो होगा वो चेक करेगा कि यहाँ पर तो बढ़ता वालेगा, इसका मतलब उसने बच्चे ने अच्छे से वो अध्ययन नहीं किया है। तो आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है वो है आपको होंगे जेड इफेक्टिव से, ठीक है। आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज, आकार किसका बड़ा आकार किसका छोटा, उसके आधार पर है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो आयनन एंथैल्पी पता चल गई ना, आयनन एंथैल्पी जितना आकार छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितना आकार बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर फॉर्मूला पता चल गया हमारे को, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आवर्त की। तो आवर्त में तो फटाफट आप बता ही दोगे मेरे को लगता है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी, अब बताओ क्या होगी, बढ़ती है घटती है। आवर्त होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, ये बाएं होगा ये दाएं होगा, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी। तो यहाँ पर आप वो सोचो, जैसे आयनन एंथैल्पी का मान है कि बढ़ेगी घटेगी, परमाणु आकार सोच लो। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है घटता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या तो समान रहती है। आवर्तों में ध्यान रखना, एक आवर्त में कोषों की संख्या समान रहेगी, लेकिन वहां पर क्या होगा, आपका जो नाभिक होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ना। भाई यहाँ पर लिथियम आता है, फिर यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये आता है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो प्रोटॉन इनमें ज्यादा हो गए, और प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा आकर्षण बल लगेंगे, इसलिए परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है। इसका मतलब यहाँ पर आकार बड़ा और यहाँ पर क्या होगा, छोटा। तो किसके लिए ज्यादा आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, ये आकार बड़ा होगा तो इससे नाभिक का प्रभाव कम होगा बाह्यतम कोश पर, इसका मतलब इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इसको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या बहुत ही छोटा है, और बहुत छोटा होने की वजह से ये क्या हो गया आपका, मतलब यहाँ पर इसको ज्यादा, सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है घटती है। यहाँ पर देखो ज्यादा ऊर्जा आ रही है, इसका मतलब बाएं से, बाएं कम थी फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बढ़ती है।
अब देख लो आपको घटती है बढ़ती है इसके लिए किसका पता होना चाहिए, आकार और Z50 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आयनन एंथैल्पी। और अगर बात करें कि सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी है वो किसकी होती है, भाई आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी है वो किसकी होती है। ठीक है, तो देखो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है रीजन, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आयनन एंथैल्पी वो सबसे अधिक किसकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपके इस प्रकार से, ये कौन सा आपका पहला, और यहाँ पर हाँ, तो देखो ये कौन सा पहला, ये दूसरा वर्ग, यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक, यहाँ पर 13 से लेकर कहां तक 18 तक, ये होता ना आवर्त सारणी कुछ इसी प्रकार की होती है ना। तो जो 13 से लेकर 18 तक है, फिर यहाँ पर कौन सा आता आपका 13, 14, 15, 16, 17, 17 पे कौन सा आता आपका ऊपर आता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन। ठीक है, ये तत्व होते हैं 17 वर्ग में। और 17 वर्ग को बोलते हैं हेलोजन वर्ग। क्या बोलते हैं, हेलोजन वर्ग। तो 17वें तत्व जो सबसे है वो क्या होता है आपका इस 18वें वर्ग के सबसे पास में होता है। तो 17वें तत्व की जो आकार है वो सबसे क्या होता है आपका छोटा होता है। 17वें तत्व का आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसलिए मतलब है 17वें वर्ग की जो आयनन एंथैल्पी है वो बाकी वर्गों की अपेक्षा वो क्या रहती है, अधिक रहती है। तो ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, पूछ लिया क्वेश्चन आ गया कि आयनन एंथैल्पी कौन से वर्ग की है वो सबसे अधिक होती है, तो आप फटाफट से वहां पर बोल दो 17वें वर्ग की सबसे अधिक होती है। क्यों होती है पूछ लिया तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। क्या दोगे जवाब, कि परमाणु आकार है वो क्या होता है आपका, परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। क्यों होता है परमाणु आकार सबसे छोटा, क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहां पर परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए, फिर क्या नहीं कर सकते हो आप, हैं कौन सी चीज है जिसको नहीं कर सकते हो। तो ये आपको पता रखना है कि आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से आवर्त सारणी में परिवर्तित होती है। ठीक है, समझ गए, चलो समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर हम आगे करते हैं, आगे करने से चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्या देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपके पास में 3 आयन है, Mg+2, Mg+4, Mg+। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है क्रम। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का क्रम बताना है। अब क्रम में ऑप्शन देता हूं आपको एक चूज करना है। ठीक है, हाँ चलो इसके लिए मान लेते हैं ये इसकी आयनन एंथैल्पी 1 होगी, इसकी आयनन एंथैल्पी 2 होगी, इसकी आयनन एंथैल्पी। ऑप्शन देता हूं सबसे पहले कि आयनन एंथैल्पी 1 बराबर है आयनन एंथैल्पी 2 बराबर है आयनन एंथैल्पी 3। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि आयनन एंथैल्पी 1 ग्रेटर देन आयनन एंथैल्पी 2 ग्रेटर देन आयनन एंथैल्पी 3। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन रहेगा कि आयनन एंथैल्पी 3 ग्रेटर देन आयनन एंथैल्पी 2 और ग्रेटर देन आयनन एंथैल्पी 1। और चौथा जो आपका आंसर है वो है कि आयनन एंथैल्पी 2 ग्रेटर देन है आपकी आयनन एंथैल्पी 1 ग्रेटर देन है आयनन एंथैल्पी 3। तो ये इन चारों में से आपको एक का है वो क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, अभी बस जस्ट 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड में आप बता दो कि यहाँ पर है वो सबसे अधिक है, मतलब कौन सा राइट है आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अभी पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। ठीक है, बस आपको चेक करना है कि आयनन एंथैल्पी है जो 1 2 3 है वो कैसे आती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 प्लस आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 प्लस आ जाएंगे। फिर भाई जितना प्लस निकलेगा उतना आकार छोटा होगा, और उतना आकार छोटा होगा तो उतनी आयनन एंथैल्पी आपकी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, सुन लिया सबने, अपने दिमाग के अंदर कर लिया ना। ठीक है, रख लिया ना। यहाँ पर एक ही जो यहाँ पर आंसर है उसी का चूज करना है। ऐसे नहीं कि मैं जब बताऊँ तो हाँ तो मैंने ये सोचा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहला है कि आयनन एंथैल्पी 1 बराबर है आयनन एंथैल्पी 2 बराबर है आयनन एंथैल्पी 3। क्या ऐसा संभव है? नहीं है ना, यहाँ पर संभव, क्योंकि यहाँ पर देखो +2 है, +4 है, +1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे को अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो 2 इलेक्ट्रॉन, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। इसका मतलब पहला तो आपका जो आंसर है वो गलत हो गया।
समझ में आ गया ना गलत क्यों हुआ? तीनों की आयनन एंथैल्पी कैसे बराबर हो सकते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी 1 ग्रेटर देन है, तो मतलब आयनन एंथैल्पी 1 ज्यादा है। तो उससे पहले तो देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पर Mg था तो Mg है, Mg प्लस है, ठीक है, तो उसकी आयनन एंथैल्पी अब Mg से क्या बना था, Mg प्लस बना था ना, Mg से तो Mg प्लस बना था ना, तो मतलब उदासीन परमाणु से धनायन बना, और धनायन का आकार क्या होता है, अपने संयुक्त परमाणु से छोटा होता है। इसका मतलब Mg प्लस में हमारे को आयनन एंथैल्पी मिली और वो आयनन एंथैल्पी क्या थी, 3 थी। अब बात करते हैं Mg प्लस 2 की। इसका मतलब Mg प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, और अभी जस्ट हमने बात की थी कि जैसे ही एक प्लस और निकलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस था, पहले Mg था भाई, Mg से क्या बना था आपका, Mg से बना था Mg प्लस, तो इसका आकार छोटा हो गया, ठीक है, इसका आकार बड़ा था तो छोटा आकार हो गया। तो अब इस छोटे आकार में से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमारे को क्या करनी पड़ेगी, इससे तो ज्यादा ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इससे ज्यादा ऊर्जा देंगे। अब इस Mg प्लस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो इसका आकार वैसे भी छोटा है, तो इसमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब जब यहाँ पर Mg प्लस 2 है और Mg प्लस 2 में से जब निकालेंगे तो इसको, इसका आकार और छोटा, इसकी आयनन एंथैल्पी कौन सी थी आपकी, 1 थी, ठीक है, तो इसको और ज्यादा आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। और Mg प्लस 4 का मतलब उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब जेड इफेक्टिव बहुत अधिक बढ़ गया, मतलब आकार बहुत छोटा हो गया। तो Mg प्लस 4 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो आयनन एंथैल्पी है वो 2 है, वो क्या रहेगी आपकी, सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया, इसका मतलब वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमारे को है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक मात्रा में क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर हुआ कि यहाँ पर आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक है, फिर कौन सी होगी, आयनन एंथैल्पी 1, और फिर होगी आयनन एंथैल्पी 3। तो ये जो फोर्थ आंसर है वो आपका राइट आंसर है। जिसने सोचा है उसने अच्छी बात है, जिसने नहीं सोचा है वो एक बार से उनको फिर से वापस की वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। वीडियो देखो, समझो अच्छे से क्या पढ़ाया है, क्या करना है, कैसे करना है, या हमने यहाँ पर अभी कैसे किया है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब आकार छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आकार बहुत छोटा हो गया था, यहाँ पर 2 थे, इससे तो क्या था, Mg प्लस 4 से तो ज्यादा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हमारे को इनमें कंपैरिजन करना था, तो आपका ये जो चौथा आंसर है वो राइट है आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई आयनन एंथैल्पी। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से वो क्लियर होना चाहिए, इससे क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है।